तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जाओ फेंग और लू उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से उस ट्रेजर की एनर्जी निकल रही थी। हालांकि यहाँ आकर इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को वो ट्रेजर नहीं लेने दे सकते थे। वैसे अब उसी दौरान बाकी सभी भी वहाँ पहुँचते हैं। अब शायद उनमें भी लड़ाई हो सकती थी, लेकिन ऐसा होने के पहले ही अचानक से वहाँ पर उस ट्रेजर का प्रोटेक्टर आ जाता है जो कि वही जायंट स्नेक है जो इन्हें पहले मिला था। और उसके आने के साथ साथ यहाँ उस गुफा का दरवाजा भी खुलने लगा था, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए खुलता है। इस वजह से वह भी कोशिश कर रहे थे कि वह उस गुफा में जा सके, लेकिन यहाँ वो जायंट स्नेक उन्हें रोक रहा था। हालांकि जाओ फेंग किसी तरह से उस गुफा में जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि वो जायंट स्नेक लू पर हमला करने वाला है। इसलिए अब ये देखते हुए लू को बचाने के लिए जाओ फेंग लू को अपने साथ सीधा ही उस गुफा में ले आता है, जिसके बाद वो गेट बंद हो गया और वो जायंट स्नेक बाकियों पर हमला करने लगा था। वैसे उस जगह पर जाओ फेंग के घोस्ट सेक्ट से आए हुए वो दो मास्टर भी आ गए थे जो अभी किसी तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें सबसे पहले इस गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक अभी फेंग, जिया यू और उस मॉन्क पर हमला कर रहा था। उसके अटैक बहुत पावरफुल थे, इस वजह से इन तीनों को ही बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। साथ ही अभी उस जायंट स्नेक के मुंह से पॉइजनस ऑरा भी निकल रहा है, जिस वजह से ये चाहते हुए भी उसके करीब नहीं आ सकते थे। वैसे वो ये जानते थे कि जायंट स्नेक से लड़ना एक बेवकूफी होगी, इसलिए उन्हें बस किसी तरह से उस गेट के पास पहुंचना है क्योंकि वो उस गुफा के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन उस जायंट स्नेक के होते हुए ऐसा करना नामुमकिन था। अब तभी अचानक से वहाँ एक और स्पिरिचुअल बीस्ट आ चुका था। ये एक फायर फिनिक्स थी जो कि साइज में जायंट स्नेक की तरह ही बहुत ही ज्यादा बड़ी है और अब उसके आते ही उन दोनों बीस्ट में लड़ाई शुरू हो गई थी। वैसे इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ गुफा के अंदर जाओ फेंग को देखते हैं। वह अभी बेहोश था, लेकिन जिया हुई उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तभी अचानक से वहाँ बहुत सारी गोल्डन एनर्जी फैलने लगती है। ये वही एनर्जी थी जो कि कुछ देर पहले उस गुफा से निकलते हुए सभी को यहाँ खींच कर लाई थी। ये एनर्जी अभी जाओ फेंग की बॉडी में जाती है, जिसके बाद जाओ फेंग की बॉडी पर लगी हुई सभी चोट हील हो जाती है और साथ ही इसके बाद अब उसे होश भी आ गया था। अभी वह पहले तो ये चीज देखकर हैरान था कि आखिर उसकी सारी चोट कैसे ठीक हो गई, लेकिन फिर तभी उसकी नजर पास में ही लेडी लू पर जाती है। वो भी अभी जाओ फेंग की ही तरह यहाँ आकर बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उसे देखने के बाद जाओ फेंग को अपनी लू के साथ वाली सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी थी। वो अभी वाली लू में पहली वाली लू को देख रहा था, लेकिन तभी इतने में ही लू को होश आ जाता है, जिससे अभी सिचुएशन थोड़ी वियर्ड हो गई थी, लेकिन उन दोनों के ही हाथ साथ में थे। वैसे फिर जाओ फेंग तुरंत ही अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। वैसे अब लू खड़ी हो जाती है। साथ ही अभी वो थोड़ी हैरान थी और सोच रही थी कि आखिर वे किस जगह पर आ गए। उसे बस इतना पता था कि वह उस गुफा के अंदर आ गए थे और फिर तभी से वह बेहोश है। अभी लू को ये तो पता ही है कि उसकी जान जाओ फेंग ने ही बचाई है, इसलिए अब वो जाओ फेंग से इसकी वजह पूछती है, लेकिन इस पर जाओ फेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि जाओ फेंग के कहने के हिसाब से उसकी लू की जान बचाने के कोई इंटेंशंस नहीं थे। हालांकि असलियत तो सिर्फ हम ही जानते हैं। वैसे अभी लू को भी बहुत चोट लगी हुई थी, लेकिन तभी फिर से अचानक से ही वे गोल्डन एनर्जी वहाँ पर आती है और लू की चोट को भी हील करने लगती है। लू को भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये गोल्डन एनर्जी जिस डायरेक्शन से आ रही थी वो लू को हील कर कर वापस उसी डायरेक्शन में जा रही थी। अब दूसरी तरफ हम वहाँ बाहर उस फायर फिनिक्स को देखते हैं, जिसकी फाइट अभी उस जायंट स्नेक से चल रही है। हालांकि वो जायंट स्नेक वैसे तो बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी वह फायर फिनिक्स के अटैक के सामने नहीं टिक पा रहा था। फायर फिनिक्स को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी पार देने की कोशिश कर रहा है। वैसे अभी फिनिक्स फायर के अटैक की वजह से जायंट स्नेक को बार बार बचना पड़ रहा था। अब इसके बाद हम वापस से इधर गुफा के अंदर आते हैं और देखते हैं कि अभी लू और जाओ फेंग दोनों ही उस गोल्डन एनर्जी के पीछे जा रहे थे और फिर कुछ ही दूर आने के बाद उन्हें सामने एक बॉल रखा दिखता है, जिसके अंदर किसी तरह का लिक्विड रखा हुआ था और अभी वो गोल्डन एनर्जी जिसने उन्हें हील किया वो भी उसी लिक्विड के अंदर से निकल रही थी। वे उसे देखकर समझ गए थे कि ये जरूर किसी तरह का हीलिंग पोशन है और शायद यही वह ट्रेजर है जिसके लिए वे यहाँ पर आए थे। लेकिन अब जाओ फेंग जैसे ही उस पोशन को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो लू उसके हाथ को रोक देती है। वे कहती है कि मैं ये तुम्हें आसानी से नहीं लेने दूंगी, जिसके बाद अब दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि उस पोशन को पहले ले पाए, लेकिन एक दूसरे के अटैक को रोकने की वजह से उन दोनों के लिए ऐसा करना मुश्किल था। अभी वही दूसरी तरफ बाहर भी उस जायंट स्नेक और उस फायर फिनिक्स की फाइट हो रही है।
फायर फिनिक्स के ताकतवर होने की वजह से जायंट स्नेक कोशिश कर रहा था कि वह छिपकर हमला करे, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वह फायर फिनिक्स उसके हर एक अटैक को रोक लेती है। साथ ही अब उसे इतना गुस्सा आ गया था कि वह अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। वो अभी अपनी पूरी पावर लगाकर फ्लेम थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन भी हिलने लगी थी और साथ ही वहाँ वो पत्थर भी टूटने लगे थे। वैसे इसके साथ साथ अभी कुछ हमले वहाँ उस गुफा के गेट पर भी जाकर लगते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद वो गेट टूट सकता है। अभी वहाँ अंदर ज़ाओ फेंग और लू की बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है, जिस दौरान वो ये भी देखते हैं कि जहाँ वो लड़ रहे हैं वो जगह हिल रही है। और अब इसके बाद और कुछ अटैक वहाँ उस गेट पर लगने के बाद फाइनली वो गेट मतलब कि वो दीवार टूट जाती है। अब ये देखकर मोंग, फैंग और ज़ियायू तीनों ही हैरान थे और वो खुश भी थे क्योंकि अब वह शायद किसी तरह से उस गुफा के अंदर जा सकते हैं। इसलिए उन्हें ये भी पता है कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले किसी तरह से इन दोनों बड़े बीस को चकमा देना होगा, जो करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो फायर फिनिक्स खुद अभी उस गुफा के अंदर जाना चाहती है। शायद उसे भी वही ट्रेजर चाहिए जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। वैसे अब हम फिर से यहाँ उस गुफा के अंदर आते हैं और देखते हैं कि ऊपर की जो दीवार है वो बहुत ही तेजी से हिल रही है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। पर तभी अचानक से उस ट्रेजर वाले बॉल के अंदर से किसी तरह का स्टोन निकलता है। अभी उस स्टोन के बाहर आते ही उसके अंदर से बहुत सारी गोल्डन एनर्जी एक साथ निकलना शुरू हो जाती है। ये गोल्डन एनर्जी पहले तो आसपास फैलती है और उसके बाद स्क्रिप्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये स्क्रिप्चर्स बुक ऑफ हेवन के अंदर लिखे हुए हैं। इस वजह से ज़ाओ फेंग और लू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अभी इन्हें लैंग्वेज तो समझ आ रही थी, पर इन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये ट्रेजर उन्हें ये स्क्रिप्चर्स क्यों दिखा रहा है। वैसे अब इस दौरान वे इस चीज को फिर से नजरअंदाज कर देते हैं कि अभी ऊपर की दीवार लगभग पूरी तरह से क्रैक हो चुकी है और अब वहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्थर भी गिरने लगे हैं। वैसे अब हम देखते हैं कि वह जो स्क्रिप्चर्स थे वे फिर से गायब होने लगे थे, जिसके बाद वह उस गोल्डन एनर्जी में बदलकर वापस उस स्टोन में जाते हैं और फिर से वो स्टोन भी वापस से उसी बॉल में जाकर उसी पानी में मिल जाता है। अभी लू और ज़ाओ फेंग दोनों ही इसी चीज को देख रहे थे, लेकिन इतने में ही वो ऊपर की पूरी दीवार ही टूटकर नीचे गिरने लगी थी और फिर ज़ाओ फेंग, लू और ज़ियाओ तीनों ही वहाँ उन पत्थरों के नीचे कैद हो चुके थे। वैसे ये चीज उनके लिए कोई सीरियस बात नहीं थी क्योंकि उन्होंने बहुत ही आसानी से इन स्टोन्स को वहाँ से हटा दिया था। अब यहाँ वह ट्रेजर भी उनके सामने था, लेकिन अब वो लोग उस गुफा में नहीं थे क्योंकि वो गुफा टूट चुकी है, इसलिए वह वापस वहाँ बाहर आ गए थे। यहाँ अभी जायंट स्नेक के साथ साथ उस फायर फिनिक्स को देखकर ज़ाओ फेंग और लू दोनों ही बहुत हैरान थे क्योंकि इतने बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट से उनके लिए लड़ पाना नामुमकिन है। वैसे अभी तो उनके सामने सिर्फ वह जायंट स्नेक ही था, लेकिन इतने में ही वो फायर फिनिक्स भी वहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ दूसरी तरफ हम घोस्ट सेक्ट के उन दोनों मास्टर्स को देखते हैं। वे इस वक्त भी उसी सेम फॉर्मेशन को बनाए हुए थे और धीरे धीरे उसकी पार बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे उस फॉर्मेशन से यहाँ उस फायर फिनिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं और उसे अपनी एनर्जी दे रहे हैं। पर अब जो भी हो, लेकिन यहाँ फायर फिनिक्स की पार तो अचानक से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से अभी उसके अटैक के सामने वो जायंट स्नेक भी नहीं टिक पा रहा था, जिस वजह से उसे वहाँ से जितना हो सके उतना ही दूर हटना पड़ रहा था। हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स के अटैक से अभी जो हवा चल रही थी उसकी वजह से यहाँ ज़ाओ फेंग भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। साथ ही ज़ियायू भी अभी बहुत मुश्किल से ज़ाओ फेंग को पकड़े हुए था, लेकिन अब उस तेज हवा की ही वजह से वो उस ट्रेजर से बहुत दूर हो गए थे। वहाँ दूसरी तरफ फेंग, ज़ियायू और मोंग वे तीनों भी अभी छुपे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि अब यहाँ पर उन्हें ट्रेजर मिलने की कोई चांसेस नहीं है क्योंकि वह ट्रेजर अभी उनसे बहुत दूर है। पर अब तभी हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक फिर से वहाँ उस फायर फिनिक्स से लड़ने के लिए आता है, जिसके बाद जब वो दोनों बीस्ट फाइट कर रहे थे तभी यहाँ ज़ियायू चुपचाप उस ट्रेजर के पास आ जाता है। साथ ही अब वो उस पोशन को भी पानी समझकर बॉल को उठाते हुए उसके अंदर का वह सारा पोशन पीने लगता है। उसे देखने के बाद अभी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अभी ज़ाओ फेंग डर गया था क्योंकि उसे डर था कि इस पोशन के बाद शायद ज़ियायू नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब उस पोशन को पीते ही ज़ियायू अचानक से नीचे गिर गया था। अब तभी वे दोनों बीस भी अपनी फाइट रोक देते हैं, लेकिन तभी ज़ियायू अपने पेट को खुजाने लगा था। इसका मतलब वो मरा नहीं है, लेकिन उसने वो पूरा बॉल खाली कर दिया है, जिस वजह से वो दोनों ही बीस्ट अभी उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे गाइस, हमने एक व्हाट्सएप चैनल ओपन किया है जिस पर आपको लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट एनिमे न्यूज देखने मिलेंगी, इसलिए आप उसे भी फॉलो कर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।